अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम इस वक्त पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 बैंकिंग का बीकेड के हवाले से। और बैंक क्रेडिट हमारे चैप्टर का नाम है। द टर्म क्रेडिट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, क्योंकि पूरी बैंकिंग जो है वो लैटिन वर्ड्स से ही स्टार्ट हुई। क्योंकि सबसे पहले लैटिन जो इलाके थे हमारे, ग्रीस, इटली वगैरह, ये पुराने बहुत कदीम तरीन इलाकों में से हैं। यहीं से दरअसल बैंकिंग की शुरुआत हुई है। तो इसलिए तो बैंकिंग का लफ्ज भी इन्हीं लैटिन वर्ड से अखज किया गया स्टार्टिंग से। ठीक है जी। द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन, नजर आ रहा है ना आपको मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ? जी सर आ रहे हैं। ओके ओके। द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग the volume and direction of bank loan is termed as credit creation, credit reduction, credit control, none of these। देखें, यानी कि क्रेडिट को रेगुलेट करना ही क्रिएशन कहलाता है। ठीक है जी। और ना ही रिडक्शन कहलाता है। बेसिकली ये कहलाता है कंट्रोल। कंट्रोल किसे कहते हैं? कि जब कोई चीज़ आपकी मर्जी से बढ़े और आप ही की मर्जी से कम हो। अगर कोई चीज़ आपकी मर्जी से बढ़ रही है और आपकी मर्जी से कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उस चीज़ पर आपका कंट्रोल है। तो वो लैटिन वर्ड। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ बैंक लोन इज टर्म्ड एज रेगुलेशन। क्रेडिट कंट्रोल के नंबर 3, द टर्म क्रेडिट इज The term credit is taken from the Latin word credo। क्रेडो से क्रेडिट का लफ्ज बना। क्रेडो का मतलब ये था कि भाई क्रेडिट दो, तो वो क्रेडो था, यानी उधार दो। अच्छा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रेडिट कंट्रोल? नेशनल बैंक या स्टेट बैंक इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रेडिट कंट्रोल। इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर डी है। इट शुड बी डी। सी लिखा हुआ है, प्लीज अपने पास सेट कर लें, सही कर लें। ठीक है जी। क्रेडिट कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट बैंक, और स्टेट बैंक इसके लिए बहुत ज़्यादा किरदार अपना अदा भी करता है। नंबर 5, व्हेन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट मनी इज इंक्रीज इट रिजल्ट्स इन इन्फ्लेशन। जब हमारे मुल्क में क्रेडिट मनी बढ़ जाती है, क्रेडिट मनी पाकिस्तान में बढ़ने की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि महंगाई बढ़ जाती है। भाई जब वो, आपने सुना है, कदर खो देता है रोज़ रोज़ का आना जाना। कोई भी चीज़ जब ज़्यादा आपको मिलना शुरू हो जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यही इसकी सिंपल एग्जांपल है पानी। पानी जो है ना दुनिया में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है ऑक्सीजन के बाद। तो यही वजह है कि पानी की वैल्यू हमारी नज़र में कम है। ठीक है जी। बिजली, पानी और गैस में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? बिजली, पानी और गैस में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है पानी। लेकिन हमारे जो बिल होता है वो सबसे कम होता है पानी का। क्यों? क्योंकि कुदरत खुदाबंदी है। इंसान को जिंदा रहने के लिए सबसे पहले जो चाहिए वो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पे पानी चाहिए, तो दुनिया में दूसरे नंबर पर पानी पाया जाता है। लेकिन क्या होता है, अब ऑक्सीजन क्या है जी? फ्री है। अनलेस आपको सिलेंडर की ज़रूरत ना पड़े, ऑक्सीजन फ्री है। आप सब, हम जो है ऑक्सीजन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इनहेल कर रहे हैं हम, और हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। फ्री ऑफ कॉस्ट हम जितनी मर्जी ऑक्सीजन हम यूज़ करें। तो जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से वैल्यू कम होती है पैसे की, तो पैसे की वैल्यू कम होना ही दरअसल महंगाई कहलाता है। कि जो चीज़ अब पहले 100 रुपये में मिल रही थी, अब वो 150 की मिल रही है। तो जो पहले 100 रुपये की वैल्यू थी, अब वो 150 रुपये की वैल्यू, तो कदर में क्या हो गई? कमी हो गई। तो इसी कदर में कमी को क्या कहते हैं जी? इसी कदर में कमी को कहते हैं इन्फ्लेशन या महंगाई। ठीक है। नंबर 6, द लैटिन वर्ड क्रेडो मीन्स ए, आई ट्रस्ट यू। ठीक है जी। क्रेडो का मतलब होता है कि मैं आप पर भरोसा करता हूँ। अब जाहिर है, अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं, जब तक आप किसी को उधार देंगे ही नहीं, जब तक आपको उस पर भरोसा ना हो। देखें, क्रेडिट देने के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले भरोसा ज़रूरी है। भरोसे के बगैर कोई उधार नहीं देता। क्रेडिट इज़ द राइट टू रिसीव मनी। क्रेडिट क्या है? पैसे लेने का हक है। जिसको क्रेडिट दिया जाए, क्रेडिट इसको मिलेगा। क्रेडिट मतलब उसको क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे।
8. All commercial banks keeps a certain percentage of their cash reserves with state bank. देखिए अगेन पार्लियामेंट लिखा हुआ है. द आंसर इज डी, स्टेट बैंक. इसको ठीक करें. ठीक करके ओके जरूर लिख दें चैट में ताकि मुझे कंफर्मेशन हो जाए. आवाज आ रही है? ओके. नंबर 9. व्हेन सेंट्रल बैंक बाय सिक्योरिटीज. जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज बाय करता है. अब ये सिक्योरिटीज क्या होती हैं? सिक्योरिटीज होती हैं कैश, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, सेविंग सर्टिफिकेट्स. ये क्या है? इनको सिक्योरिटीज कहता है. यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब वो नीली वर्दी वाले गार्ड नहीं. तो व्हेन सेंट्रल बैंक बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, द लेंडिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इंक्रीजेस. जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक से खरीद लेता है तो सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज खरीद कर पैसे दे देता है. तो जब पैसे आ जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास तो उनकी लेंडिंग पावर, उधार देने की पावर जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. नेक्स्ट, क्रेडिट इज द ऑब्लिगेशन टू पे मनी. भाई अगर आपने किसी से उधार लिया है तो ये एक ऑब्लिगेशन आपके ऊपर हो जाती है. और ये ऑब्लिगेशन आप अदा किस तरह से करते हैं? पैसा देकर आप इस ऑब्लिगेशन को अदा करते हैं. ठीक है जी. जैसे ही आप पैसा अदा करते हैं आपकी ऑब्लिगेशन क्या हो जाती है? आपकी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाती है. ठीक है जी. नेक्स्ट, नंबर 11. When supply of credit money is reduced, when supply of credit money is reduced, it results in deflation. यानी जब सप्लाई ऑफ क्रेडिट मनी कम हो जाती है तो इससे क्या होता है? सस्ताई हो जाती है. लेकिन क्या होता है दुनिया में अमूमन कभी भी सप्लाई ऑफ मनी कम नहीं होती. क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी कभी भी कम नहीं होती, इसलिए जब सप्लाई ऑफ मनी कभी कम होगी नहीं तो भैया कभी सस्ताई भी नहीं होती दुनिया में. जब से आप पैदा हुए हैं आपने हमेशा यही सुना होगा कि चीज़ें महंगी हो रही हैं. आज तक कभी ऐसा कोई इत्तेफाक आपकी लाइफ में नहीं हुआ है कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं. ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तो ऐसा होता ही नहीं है. ठीक है जी. हमेशा क्या होता है? महंगाई होती है. क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है. जैसे जैसे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रही है उसी के साथ साथ महंगाई भी क्या होती जा रही है? बढ़ रही है. अब सप्लाई ऑफ मनी कभी कम हो तो सस्ताई हो ना. सप्लाई ऑफ मनी कभी कम ही नहीं होती, हमेशा उसको आगे की तरफ लेकर जाते हैं. वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ स्टेट बैंक इज टू one of the basic feature of a state bank to control credit is for which it chalk out fiscal policy, budget, monetary policy. क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए सबसे अहम पॉलिसी जो स्टेट बैंक इस्तेमाल करता है उसे कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है जी, मॉनेटरी पॉलिसी में ये होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है. ठीक है जी. नहीं यहाँ नहीं. अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? रेट जब भी उधार दिया जाएगा, पैसे उधार दिए जाएंगे तो मतलब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, 100 रुपये के बदले में कितने पैसे लिए जाएंगे, तो ये इसमें डिसाइड किया जाता है. वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ स्टेट बैंक इज द क्रेडिट कंट्रोल फॉर विच इट चेक आउट मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है. अच्छा, मैंने अभी आपको दिखाया, कुछ बच्चे नहीं हैं ऑनलाइन तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें. इसके अलावा बैंकिंग है, इकोनॉमिक्स, इसकी बहुत सारी वीडियोस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, वो भी आप देख सकते हैं. दैट वीडियोस विल आल्सो हेल्प यू आउट. ठीक है ना, इन योर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन. When central bank sells securities to commercial banks, the lending power of commercial banks increases, decreases, remains constant. जो lending power है क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या कांस्टेंट रहती है? सो द आंसर इज इट डिक्रीजेस.
जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को बेचता है, कमर्शियल बैंक जब खरीदते हैं तो कमर्शियल बैंक के पास से पैसा कम हो जाता है। जब कमर्शियल बैंक्स के पास से पैसा कम हो जाएगा तो डेफिनेटली, ठीक है जी, उनकी लेंडिंग पावर में कमी आ जाएगी। नंबर 14, commercial banks keep certain percentage of total demand and time deposit in the form of gold and securities. This ratio is termed as margin ratio, reserve ratio, liquidity ratio, and none of these. कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड, सर्टेन परसेंटेज अपने पास रखते हैं पैसे की ना टाइम डिपॉजिट में, और गोल्ड भी रखते हैं। अब ये रेशो क्या कहलाता है, ये लिक्विडिटी रेशो कहलाता है। लिक्विडिटी रेशो किसी भी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत उनके काम आता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उनको कैश की ज़रूरत होती है तो इन सिक्योरिटीज़ को वो सेल करके उसको कैश कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद है नंबर 15, राइट। Due to under issue of paper money, the value of currency appreciated. अंडर इशू मतलब कम इशू, जितनी वो जो चीज़ कम पाई जाएगी उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर पांडा, पांडा एक ऐसा जानवर है कि जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू, कई कई करोड़ रुपए का एक पांडा होता है। क्यों? क्योंकि वो रेयर है दुनिया में, कोई 100 से भी नीचे आ गए। कावन हाथी जो अभी हमने रशिया भेजा, आपने सुना होगा, वो भी बहुत कीमती हाथी था, सबसे बड़ा हाथी था हमारे पास, जो हमने भेज दिया क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी उसके लिए। जबकि उसको वहाँ पे 10 एकड़ रशिया में जगह मिली। मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिए। अच्छा जी, तो कमर्शियल बैंक्स कीप सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड हो गया, ड्यू टू अंडर इशू, ये भी हो गया। नंबर 16, व्हेन सेंट्रल बैंक बाइज सिक्योरिटीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक, the cash reserves of commercial banks decreases. So, bank its rate on interest, bank increases its rate of interest on grant of loans. देखें, जब हमारे पास पैसा कम है और हम उसको फिर भी उधार देंगे, एक तो हमारे पास पैसा कम है और उसके बावजूद अगर हम उधार दे रहे हैं तो हम कम से कम अपनी कीमत क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो यही इसमें बताया गया कि कीमत को बढ़ा लिया गया। आज फिजिकल क्लास से लूंगा आप लोगों की कोचिंग रिसीव किया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आज फिजिकल क्लास से लूंगा आप लोगों की कोचिंग रिसीव किया। ओके, आगे चलते हैं। When central bank buys securities हो गया, if the level of income is high and it is evenly distributed in the country, the credit expands. यानी कि जब हाई इनकम होती है लोगों की तो क्रेडिट फैलता है, क्योंकि इनकम बढ़ती तो खर्चे भी बढ़ते हैं और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। बैंक में डिपॉजिट आता है, जब बैंक में डिपॉजिट ज़्यादा आता है तो बैंक ज़्यादा लैंडिंग की तरफ जाता है। इस तरह इसमें इजाफा होता जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, When commercial banks sell securities to common banks, cash reserves, ये तो हो गया था ना। If people are in habit of making payments through checks, the credit expands. Due to over issue of the paper money, value depreciate होती है, ठीक है ना, क्योंकि जब लेस अंडर इशू में एप्रिशिएट होगी तो ओवर इशू में डेप्रिशिएट होगी जा रहा है।
Next, when liquidity ratio is decreased by the order of the state bank, the lending power of commercial banks increases, decreases, remains constant. Definitely increases. ठीक है जी, जब लिक्विडिटी रेशियो डिक्रीज होता है तो जो लैंडिंग पावर होती है उसमें इंक्रीज हो जाता है. When state bank reduces the required percentage of cash reserves तो लैंडिंग फिर इंक्रीज हो जाती है. जब यानी कि बैंक बोल रहा है मेरे पास कम पैसे रखो तो हम उधार ज़्यादा देंगे, जब स्टेट बैंक के पास ज़्यादा पैसा रखेंगे तो उधार कम देंगे, इनमें नेगेटिव रिलेशन होता है. अच्छा, स्टेट बैंक भी जहाँ तक मुझे याद है हम पढ़ चुके हैं, आप लोग ज़रा चैट में कंफर्म कर दीजिएगा कि मैंने आपको ये पढ़ा दिया है या नहीं. इमरान खान आपके साथ. अगला लास्ट पॉइंट, इफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट इज स्टेबल इन अ कंट्री द लेवल ऑफ क्रेडिट इंक्रीजेस. यानी कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है ना किसी भी मुल्क में तो बिजनेस फैलता है. जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो बिजनेस क्या होगा जी, फैलेगा. और जब बिजनेस फैलेगा तो जाहिर है कि कारोबार फैलेगा, और कारोबार होगा तो क्रेडिट भी होगा, क्योंकि कारोबार होगा तो एक्सपेंड करेंगे कारोबार को. अमूमन जो बिजनेसमैन कारोबार को एक्सपेंड करता है वो अपनी हैसियत से ज़्यादा एक्सपेंड करता है. ठीक है जी. यहाँ पर ही चैप्टर हो गया कंप्लीट. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. ये चैप्टर पढ़ाया है नहीं, बताओ भाई. सिदरा, नम्रा, मरियम, सनाउल्ला, लाइबा, लीजा, आप लोग बताएं. नम्रा, सिदरा गायब है आज वाली. सर आई थिंक आपने पढ़ा दिया है. आई थिंक, यू थिंक ओनली, यू आर नॉट कंफर्म्ड. क्योंकि सर ये टेस्ट हुए थे ना तो उसमें भी हमने रिवीजन किया था तो पढ़ा हुआ तो लग रहा है. ओके, चलें फिर हम ये पढ़ते हैं. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12. आप लोग कंसेंसस कर लीजिएगा आपस में, आप कहेंगे तो दोबारा स्टेट बैंक भी पढ़ा दूंगा. मैं तो कम से कम शायद फिजिकल में पढ़ाया तो उसकी कोई वीडियो तो नहीं होगी. बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड. देखिए जी, दुनिया का कोई भी कंट्री जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता. दुनिया का कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता. ठीक है जी. उसको इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर दूसरे लोगों पर बेस करना होता है. सही है जी. until and unless आप दूसरे कंट्री से तिजारत नहीं करेंगे आप कभी भी फल फूल नहीं सकते, कभी भी डेवलप आप नहीं हो सकते. दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री जो है उसका नाम है, दुनिया का जो सबसे पावरफुल कंट्री उसका नाम है अमेरिका. और अमेरिका भी किस चीज़ के लिए, किस चीज़ पर बेस करता है? अमेरिका भी इंटरनेशनल ट्रेड पर बेस करता है. उसके बगैर उसका भी गुजारा जो है वो नहीं. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट्स हम करते हैं और इंपोर्ट्स भी हम करते हैं, दोनों के दरमियान डिफरेंस जो होता है वो बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है. तो द ट्रेड बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज डी, फॉरेन ट्रेड. दो मुल्कों के दरमियान ट्रेड जो होती है वो क्या कहलाती है? फॉरेन ट्रेड कहलाती है. अब ये बैलेंस, ये बैंकिंग के चैप्टर में क्यों? क्योंकि बगैर बैंकिंग के इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रेड. ट्रेड हो ही नहीं सकती बगैर बैंकिंग के. ठीक है. ओके, नंबर 2, exchange of goods and services taking place within the geographical boundaries of a nation is known as domestic trade, legal trade, illegal trade and foreign trade. तो exchange of goods and services taking place within the geographical boundaries of a nation, यानी कि जब एक मुल्क के अंदर ही अगर कोई ट्रेड हो रही है
तो उसको डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए है। लोकल ट्रेड भी इसको कह सकते हैं। The difference of the value of exports and the value of imports during a particular financial year is called balance of payment. ठीक है जी। अब टोटल वैल्यू की अगर बात करें तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर फिजिकल गुड्स भी होते हैं और नॉन फिजिकल गुड्स भी होते हैं, जबकि सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ फिजिकल गुड्स होते हैं, नॉन फिजिकल गुड्स इसमें नहीं होते। ओके, इफ द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड exceeds the import value of goods during a particular year, then this balance is termed as favorable balance of trade, unfavorable balance of trade। ठीक है जी। तो अगर एक्सपोर्ट्स वैल्यू एक्सीड होती है तो ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होती है, अगर इंपोर्ट वैल्यू एक्सीड होती है तो वो अनफेवरेबल होती है। तो इसमें क्योंकि एक्सपोर्ट वैल्यू की इंक्रीज की बात की तो ये फेवरेबल हो जाएगा। नंबर 5, इफ द एक्सपोर्ट्स वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स, इफ इंपोर्ट वैल्यू एक्सीड करती है तो वो अनफेवरेबल, तो बता दिया मैंने आपको। पॉइंट नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स इस टर्म एज फेवरेबल हो गया, तो फिर दोबारा आगे लौट के नंबर 7, exported or imported goods are called visible trade items। जो नजर आते हैं, जगह घेरते हैं, वजन रखते हैं। जो नजर आते हैं, जगह घेरते हैं और वजन रखते हैं। नंबर 8, द डिफरेंस ऑफ टोटल फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग and the expenditure in a country। The difference of total foreign exchange earning and the expenditure in a country during a particular period is known as a balance of payment। कितना पैसा आया और कितना गया उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं जी? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिकली दो मेन हेड्स होते हैं। एक क्या होता है जी? एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा खत्म हो गया, लेकिन कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हमारा अभी भी पाकिस्तान का मौजूद है। ठीक है। ओके, in which one of the following devaluation of money helps? डी, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। अगर आपकी करेंसी की वैल्यू हम कम करते हैं तो आपकी चीज़ें दूसरी दुनिया के लिए सस्ती हो जाती हैं। अगर हमने अपनी करेंसी की वैल्यू कम करी तो दूसरी दुनिया के लिए हमारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। जब दूसरी दुनिया के लिए हमारी चीज़ें सस्ती होंगी तो वो हमारी चीज़ें ख़रीदना शुरू करेंगे। जब वो हमारी चीज़ें ख़रीदेंगे, इससे हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो इस तरह एक्सपोर्ट्स में हेल्प होती है इसके ज़रिए। नाउ नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द अच्छा ये तो हो गया, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। नंबर 13, excess of imports over exports of goods and services। फिर वही रिपीट हो गया, क्या रहा है फेवरेबल। नंबर 14, balance of payment is in equilibrium when the value of exports equals to value of imports। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिसिप्ट्स और पेमेंट बराबर हो जाए। जितना आपने पैसा रिसीव किया उतना ही अगर आपने पे भी कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी।
होते हम नंबर नंबर 21 था। 21 से बात करनी है ना, मैं जरा कंफर्म कीजिएगा। सर 15 पे थे। ओके सॉरी। Which one of the following part of balance of payment consider the international flow of funds from one country to another country? Which of the following part of balance of payment considers the international flow of funds from one country to another country? The answer is B, capital account. Capital account के जरिए ही flow होते हैं basically funds from one country to another country. Which one? Which of the which one of which of the following act of government cheapens the exports and makes the imports dearer? The answer is B, removal of import duties. एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट ड्यूटीज अगर माइनस कर दी जाए तो इससे ये होता है, ठीक है ना। यानी अगर हमें कोई भी चीज़ किसी चीज़ में इजाफा अगर हमें करना है तो उसका तरीका क्या है कि आप ना उस पर से टैक्स हटा दें। तो जब आप टैक्स हटा देंगे तो उस चीज़ में क्या हो जाएगा, उसकी ट्रेडिंग में इजाफा हो जाएगा। तो अगर हमें इंपोर्ट्स बढ़ानी है तो हमें इंपोर्ट्स में से ड्यूटी ख़त्म करनी होगी, इंपोर्ट्स कम करनी है तो ड्यूटी बढ़ानी होगी। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, एक्सपोर्ट्स जो है वो हमें बढ़ानी होंगी। अगर तो हमें ड्यूटी ख़त्म करनी होगी उसमें से। द सेम थिंग गोज़ फॉर द एक्सपोर्ट। नेक्स्ट नंबर 17। One of the following is not included. इंटरनेट डिस्कनेक्टेड हो रही थी थोड़ी सी। Number 17. Number 17. One of the following is not included in invisible imports items. Number C. Services provided by any international body. जो कोई बैनुल-अक़वामी बॉडी अगर आपको सर्विसेज दे रही है तो वो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स में शामिल नहीं होती, क्योंकि वो सबके लिए बराबर उनकी सर्विसेज होती हैं। ठीक है जी। जैसा IMF है, IMF की सर्विसेज इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट का हिस्सा नहीं बनती क्योंकि वो इंटरनेशनल सर्विसेज होती हैं। ठीक है जी। 18. Which one of the following part of balance of payment directly affects the national income and general level of economic activities? A, current account. करंट अकाउंट जो होता है वो डायरेक्टली हिट करता है। अब करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। नंबर 19। Which one of the following part of balance of payment indirectly affects the national income and the general level of economics activities? इनडायरेक्टली जब डायरेक्टली अफेक्ट क्योंकि करंट अकाउंट करता है तो कैपिटल अकाउंट इनडायरेक्टली इसको हिट करता है। ठीक है जी। ओके इन्फ्लेशन इज डैश फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन्फ्लेशन इज फेवरेबल फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट महंगाई से बेहतर होती है। वही मैंने बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। जब करेंसी की वैल्यू कम होती है तो दूसरी दुनिया के लिए आपकी चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाती हैं। जब दूसरी दुनिया के लिए आपकी चीज़ें सस्ती होती हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव बात एक होती है। ठीक है जी। ओके नंबर 21। By taking one of the following step, unfavorable balance of payment can be rectified. Which one is that? By lifting import duty, by acquiring services from foreign banks, or by encouraging overseas citizens to remit foreign exchange by importing
more and more. The answer is B, by encouraging overseas citizens. हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकती है कि अगर हम अपने बाहर के बंदों को अपनी उसमें कर लेना कंट्रोल में, कि यार बाहर के बंदों को हम कहें कि भाई इसको इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो. 22. A surplus on current account shows the inflow of foreign exchange reserves to the country, and to that extent the natural income of that company increases, decreases. ठीक है जी. तो surplus on current account shows the inflow of foreign exchange reserves to the country, and to the extent the natural income of that company increases. अगर हमारे मुल्क में करंट अकाउंट बढ़ता है तो उससे हमारी इनकम में क्या होता है, इजाफा होता है. तो अभी इमरान खान के दौर में थोड़ा सा करंट अकाउंट बेहतर हुआ है, तो उसमें हमारी इनकम में क्या हुआ है जी, इजाफा हुआ है. नंबर 24. A deficit on current account shows the outflow of foreign exchange reserves from the country, and that the extent the natural income of that company increases या decreases. तो definitely it will be increases. डिक्रीज. डेफिसिट करंट अकाउंट में इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी. भाई सरप्लस में अगर इंक्रीज हो रही है तो डेफिसिट में क्या होगी, डेफिनेटली डिक्रीज होगी, क्योंकि सरप्लस और डेफिसिट एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं. नेक्स्ट 2 रह गए. नंबर 25. इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल बी फेवरेबल फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट. अगर बाहर मुल्क से पैसा हमारे मुल्क में आ रहा है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव बात होती है, हमारे लिए अच्छी बात होती है. Number 26. Both visible and invisible heads of trade are included in balance of trade या balance of payment. The answer is balance of payment. बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल और इनविजिबल, अभी आपको मैंने बताया भी था, दोनों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं. इस तरह हमने इसके 2 चैप्टर आज पढ़ लिए. ठीक है जी. अच्छा, जी मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोबारा से. उसका नाम है कराची एजुकेशन फोरम. वहाँ पर ये इससे पिछली क्लास और उससे कुछ क्लासेस जो आपने बेटा, जो आप में से नए बच्चे उन्होंने नहीं ली थी, तो वो पढ़ी हुई है. ठीक है जी, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ. ये देखें, ये मेरी वीडियो है, ये उसका लिंक मैं आपको सेंड कर देता हूँ अभी के अभी ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में.